सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो हमारी ऑडियंस का जो रिएक्शन है, उनका जो प्यार है, उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं। मिल जाता है नेशनल अवार्ड फिल्म को किसी भी माध्यम से? नहीं, मतलब मैं अवार्ड्स के बारे में कुछ बोलते ही नहीं हूँ। आमिर खान या मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऑफ बॉलीवुड, जिन्होंने मंगल पांडे, रंग दे बसंती, फना, गजनी, 3 इडियट्स, धोबी घाट, तलाश, दंगल, मतलब तीनों खान्स में सिर्फ आमिर खान के लिए पब्लिक ने कहा कि ये बंदा सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता। ऊपर से आमिर ने किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट करने से भी इनकार कर दिया। अवार्ड शोज को भी आमिर ने एक्स के मैसेजेस की तरह अवॉइड किया। एक्चुअली मैं अवार्ड्स में नहीं जाता हूँ। आई एग्री सर, बट वी आर अप्रिशिएटिंग योर वर्क। हाँ, डू यू एक्सपेक्टिंग नेशनल अवार्ड? मेरे लिए तो सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो हमारी ऑडियंस का जो रिएक्शन है, उनका जो प्यार है, उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं। एंड यूनिसेफ के साथ मिलकर चाइल्ड स्टंटिंग, मेलन्यूट्रिशन जैसे मुद्दों पर भी जनता को अवेयर किया। सत्यमेव जैसे जैसे शोज के होस्ट बने, जहां उन्होंने एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड रूरल डेवलपमेंट जैसे काफी सारे मुद्दों पे बात की। मतलब जनता में वो रील से ज्यादा एक रियल लाइफ हीरो बनने की पूरी कोशिश करते रहे। लेकिन आज ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होता है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट सीधा कॉपी कैट बन जाते हैं। लाल सिंह चड्ढा तो छापते ही हैं, ऊपर से वो चैंपियंस की रीमेक बनाने में अलग लगे पड़े। ऊपर से कभी अवार्ड शोज पे ना जाने वाला, एक कॉमर्शियल एड ना करने वाला बंदा सीधा क्रिकेटर दूसरे फिल्म स्टार्स के साथ मिलकर बेटिंग ऐप कैसे प्रमोट करने लगता है। इवन अपने 60s में वो अफेयर के मामले में अपने बेटे को भी कंपटीशन देने लगता है। अभी अपने रीसेंट इंटरव्यू में आमिर ने कन्फेस किया कि वो एक लंबे टाइम से डिप्रेशन में रहे। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिसे हम मिस्टर परफेक्शनिस्ट समझते आए, वो अंदर से बिल्कुल खोखला कैसे निकला, और कैसे आमिर खान जैसे सुपरस्टार, जिसकी कल्ट फैन फॉलोइंग 10 से 60 ईयर्स के बीच में थी, धीरे धीरे लोगों ने उसे बिल्कुल इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, उसे सोसाइटी के लिए धब्बा बता दिया। सो इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। हाउ आमिर खान क्रिएटेड एन इनविंसिबल स्टारडम, सेकंड हाउ ही इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल, एंड थर्ड द फ्यूचर ऑफ आमिर खान। तो देखो, लेट 90s और 2000 के दौर में जहां फॉर्मुलिक फिल्में चल रही होती है, एसआरके जहां रोमांटिक फिल्में करने में बिजी होते हैं, जैसे दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, और ये फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर भी होती है। तो सलमान भी बीबी नंबर 1, हम साथ साथ है जैसी फॉर्मुलिक और मसाला फिल्में करने में बिजी होते हैं। लेकिन वहीं 2001 के टाइम पे कंटेंट ड्रिवन सिनेमा लेकर आते हैं आमिर खान एज लगान, जो सनी देओल की गदर जैसी फिल्म से क्लैश करने के बाद भी एक सक्सेसफुल फिल्म साबित होती है। फिल्म को एकेडमिक अवार्ड के लिए भेजा जाता है। मतलब आमिर खान ही वो स्टार होते हैं जो ये बता देते हैं कि बॉलीवुड से भी सोशल इशू पर बेस्ड जबरदस्त स्टोरी टेलिंग के साथ फिल्में आ सकती हैं। इसके बाद आमिर तारे जमी पर, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, दंगल, मतलब ऐसे फिल्में बनाते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ मीनिंगफुल सिनेमा भी होता है। आमिर की इस लीग में घुसने की कोशिश सलमान और एसआरके दोनों करते हैं, लेकिन दोनों ही मुंह की खाते हैं। एसआरके स्वदेश से और सलमान ट्यूबलाइट से। और सिर्फ ऑडियंस में ही नहीं, प्रोड्यूसर्स के बीच में आमिर एक बहुत बड़े बैंकेबल स्टार बन चुके होते। फिर चाहे वो गजनी से 100 करोड़ का ट्रेंड सेट करना हो, या फिर फर्स्ट एक्टर टू क्रॉस 200 करोड़ विद 3 इडियट्स। पीके से तो वो सीधा 300 करोड़ का बेंचमार्क भी सेट करते हैं। सलमान जहां अपने पूरे करियर में अब तक 120 फिल्में कर चुके हैं, एसआरके 130 भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आमिर ने अब तक सिर्फ 50 फिल्में करी। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस वाली फिलॉसफी में बिलीव करने वाले आमिर धड़ाधड़ फिल्में करके फेम और मनी नहीं कमाते, बल्कि वो ज्यादा कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा को तवज्जो यानी प्रायोरिटी देते हैं। जहां बॉलीवुड में पहले ऐसा परसेप्शन होता है कि आप किसी एक जॉनर की फिल्म में अपनी इमेज बनाओ, फिर उसी जॉनर की सारी फिल्में करो। जैसे कि अक्षय कुमार ने एज एक्शन हीरो अपनी इमेज बनाई होती है, एसआरके ने रोमांटिक हीरो की इमेज बनाई होती है, एंड सेम गोज विद अदर स्टार्स टू। लेकिन अपने हर फिल्म से एक्सपेरिमेंट करने वाले आमिर ऑलवेज अनलॉक न्यू शेड्स ऑफ हिज एक्टिंग। मतलब दिल चाहता है मंगल पांडे द राइजिंग, रंग दे बसंती, फना, तारे जमी पर, गजनी, 3 इडियट्स, तलाश, धूम, पीके, दंगल, 3 डिकेड्स तक ऑडियंस सिर्फ आमिर की फिल्में देखती है। और यूं कहा जाए कि देखती नहीं, बल्कि उनकी फिल्मों का वेट करती है। और वो हर साल जब आमिर की फिल्में आती है तो पब्लिक उनकी फिल्मों पर दिल और जेब दोनों लुटाती है। मतलब आमिर खान एक ऐसे नॉन फॉर्मुलिक फिल्में करने वाले स्टार बन जाते हैं जिसे हिंदी सिनेमा का फ्लैग बियरर कहा जाता है, जो खुद की फिल्मों के लिए खुद का फॉर्म क्रिएट करता है, जिसे आगे चलकर दूसरे लोग भी फॉलो करते हैं। जैसे कि एक टाइम पे सिर्फ एक्शन या कॉमेडी मूवीज करने वाले अक्षय कुमार भी आगे चल के सोशल इशू पर बेस्ड फिल्में करने लगते हैं। आमिर की फिल्मों का विलन कोई सन की टॉर्चर करने वाला, मारपीट करने वाला, चाकू छुरी गन्स चलाने वाला नहीं होता, बल्कि उनकी फिल्मों का विलन सोसाइटी के वो झूठे खोखले नॉर्म्स होते हैं जिसकी वजह से लोग घुट घुट के जीते हैं। फिर चाहे वो 3 इडियट्स जैसी फिल्म से पेरेंट्स का झूठा घमंड तोड़ना हो, उन्हें उनके बच्चे के पैशन एंड ड्रीम के अकॉर्डिंग पाथ चूज करने की आजादी दिलाना हो, या फिर तारे जमी पर से ये मैसेज देना कि स्पेशली एबल्ड चाइल्ड भी सोसाइटी पे बोझ बनने के बजाय अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। दंगल से बेटे बेटिया का फर्क मिटाना हो, या फिर रंग दे बसंती से यूथ पेट्रियोटिज्म और सोशल चेंज का मैसेज देना। आमिर खान की फिल्में सिर्फ फिल्में ना होकर समाज का आईना बन जाती है। इंटेलेक्चुअल लोग उनकी फिल्मों पर बात करने लगते हैं। साउथ में आमिर खान की 3 इडियट्स जैसी फिल्म की रीमेक की जाती है और वो भी सुपरहिट होती है। आमिर ने भी अपनी इस मसीहा द रियल हीरो वाली यानी मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाली इमेज को और भी शार्पन किया होता है, और ऐसा वो कर पाते हैं सत्यमेव जयते जैसे
शोज को होस्ट करके। सत्यमेव जयते पे बात करते करते आमिर मीडिया के सामने रोने लगते हैं, क्योंकि वो चीज हम नहीं दिखा पाएंगे, वो आप देख नहीं पाएंगे। ऐसी चीजें होती है जो आप देख नहीं पाएंगे। प्रीवियस सीजन में हमारे एक एपिसोड था फाइटिंग रेप वाला, तो उसमें एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था और जिन लोगों ने वो किया था उन्होंने उसको जला भी दिया था, और वो जब अस्पताल में थी तो उस हालत में उसने अपना टाइम डिक्लेरेशन दिया था। अब वो इंटरव्यू मैंने देखा है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, आप देख नहीं पाएंगे। मैं नहीं, मतलब मैं, मेरे लिए तो मुश्किल था वो देखना। तो बहुत सारी चीजें जो हम टीवी पे नहीं देख सकते, वो बच्चे भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। और हम कोशिश करते हैं कि हम टॉपिक आपको समझाएं, लेकिन कुछ चीजें जो नहीं देखी जाएंगी हर इंसान से होंगे, तो रिसर्च के दौरान मेरे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा वो पानी फाउंडेशन यूनिसेफ के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब ये एक ऐसा टाइम होता है जब अगर आमिर पॉलिटिक्स में कूदते तो शायद आज वो पीएम ना सही सीएम तो जरूर बन गए होते। लेकिन एसआरके कहते हैं ना कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। तो 2016 के बाद आमिर के साथ भी ठीक वैसा ही होता है। आज हालत ऐसी है कि कोई प्रेत मुक्ति के लिए जितना नहीं तरसता, आमिर आज एक हिट के लिए उससे ज्यादा तरसते नजर आ रहे हैं। ओह गॉड, एक बार दिला दे। लेकिन इस डाउनफॉल की शुरुआत दंगल से भी पहले हो चुकी होती है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले आमिर ने दंगल रिलीज से पहले ही अपनी सेकंड एक्स वाइफ किरण राव के साथ की गई पर्सनल बातों को मीडिया में आकर शेयर कर देते हैं। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. पब्लिक बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाती है कि आमिर खान जैसा स्टार ऐसी बातें कैसे कर सकता है। ये इंटरव्यू आमिर को इतना भारी पड़ता है कि लोग इनकी बातों को रिश्तेदार के तानों की तरह दिल से लगा लेते हैं। और जब भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट लोगों को दिखते हैं तो लोगों को वही 2016 वाला इंटरव्यू याद आ जाता है। आमिर एक ब्रांड का एड करते हैं जिसमें वो कियारा आडवाणी के साथ दिखाई देते हैं। उसको लेकर जो नाराजगी जताई जाती है, लोग बैंक ओनर को यहाँ तक धमकी दे डालते हैं कि अगर आमिर खान एड से नहीं गायब हुए तो बैंक से भी सारे क्लाइंट्स गायब हो जाएंगे। इस धमकी से बैंक वालों की फट के हाथ में आ जाती है और वह आमिर खान की इस एड को डिसकंटिन्यू कर डालते हैं। स्नैपडील का भी वही हाल होता है। अब लोगों में आमिर खान को लेकर इतना गुस्सा क्यों होता है, उसे इस तरीके से समझाता हूँ कि सपोज करो कोई आम आदमी योयो में किसी और के साथ रंगरलिया करते हुए पकड़ा जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसकी बीवी उसे चप्पल से मारते हुए घर ले जाएगी, मोहल्ले के 2-4 लोग उसके मजे ले लेंगे। लेकिन अगर यही कांड करते हुए कोई पॉलिटिशियन या किसी भी धर्म का धर्मगुरु पकड़ा जाए तो बवाल खड़ा हो जाएगा, पब्लिक उसकी वाट लगा देगी। तो देखो, बाकी एक्टर्स तो बस एक एक्टर थे, लेकिन आमिर खान ने इतने सालों में अपनी ऐसी इमेज बनाई थी जिसके बाद पब्लिक इस तरह के स्टेटमेंट को पचा नहीं पा रही थी। बाकी एक्टर्स का ऐसा था कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, लेकिन आमिर खान ने तो सोशल वर्कर की चद्दर डाल रखी थी। और नंगे होने से याद आया कि आमिर तो पीके जैसी फिल्म के लिए सच में नंगे तक हो गए थे। तो देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा तो पीके 2014 में आती है, ब्लॉकबस्टर साबित होती है। ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 777 करोड़ का कलेक्शन भी करती है। उस टाइम पर कुछ चंद लोग ही जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। कोई भी मुंह उठा करके कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, कुछ भी दिखा देता है। ये बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे जो करने वाले लोग हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए समाज में, और ऐसी फिल्मों का भी बहिष्कार होना चाहिए। इवन जिन लोगों ने फिल्म की टिकट कटा के इसे ब्लॉकबस्टर बनाया होता है, बाद में वही आमिर खान के अगेंस्ट तक चले जाते हैं। और धीरे धीरे भगवान शिव के अपमान करने के बाद पीके फिल्म की वजह से आमिर को तगड़ा बैकलैश झेलना पड़ता है। और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी मजे से निकल जाते हैं, क्योंकि भाई अगर फिल्म की सक्सेस के लिए हीरो रिस्पॉन्सिबल है तो फिल्म की कंट्रोवर्सी, सारा बैकलैश भी तो उसी के झोली में आना चाहिए ना। लेकिन इसके बाद भी आमिर को समझ नहीं आता और वह विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला काम 2020 में करते हैं और वो फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की इमेन एर्डोगन से जा मिलते हैं। अब देखो, टर्की एक प्रो पाकिस्तान कंट्री है जो कि कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेती है, जिसके बाद से आमिर खान की जो बची खुची इज्जत होती है वो भी लुट जाती है। लोग आमिर से सच्ची नफरत करने लगते हैं, उनके सारे पुराने पापों का भी हल्ला मचाने लगते हैं, जैसे कि एसआरके के नाम का कुत्ता पालना हो या इवन आमिर को अपने ही भाई का करियर बर्बाद करने, उसे जानबूझकर बीमार करने के एलिगेशन। और ये एलिगेशन कोई और नहीं, उनके भाई खुद उन पर लगाते हैं। वहीं बंद कर दिया, मेंटल की दवाई लो तो बोला। तो अब वो लोग क्या कर, मैंने बोला मैं दवा लूंगा नहीं भाई। तो उन लोग ने मेरे पानी में, अब ये सब इलीगल काम है, इंजेक्ट करने लग गए दवा, और मैं सोने लग गया 20-20 घंटा वहाँ। हाँ, पिला दिया फोर्सफुली।
दोनों भाइयों के बीच बात इतनी बढ़ गई होती है कि किसी को एक दूसरे की शक्ल देखने में पसंद नहीं होता। 2022 में एलएससी के आने के पहले भी आमिर कंट्रोवर्सी के एक और गंदे नाले में कूदते हैं और वो होती है कियारा आडवाणी के साथ की गई एयू बैंक की एड, जिसमें शादी के बाद दुल्हन को नहीं बल्कि दूल्हे को दुल्हन के घर भेज दिया जाता है। पर्सनल लाइफ में आमिर पड़ी लकड़ी लेते ही रहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी वो न जाने क्यों ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्म लेके आते हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कंटेंट ड्रिवन सिनेमा करने वाला स्टार ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्म कर सकता है, किसी को विश्वास ही नहीं होता। आमिर के लॉयल फैंस भी कहने लगते हैं साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उसके बाद भी आमिर नहीं मानते और 2022 के एंड में हॉलीवुड की फॉरेस्ट गम जैसी फिल्म की रीमेक बनाते हैं। मतलब आमिर खान जैसे बंदे को रीमेक फिल्मों का सहारा लेना पड़ता है और होता वही है जो होना चाहिए। बॉयकॉट का माहौल होता है तो ऐसे में लाल सिंह चड्ढा बहुत बुरी तरीके से पिटती है। आमिर इतने घबरा जाते हैं कि बॉलीवुड से लंबे टाइम तक ब्रेक लेने तक की बात कह देते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा टाइम, बहुत सालों से मैंने एक साथ लगातार काम किया है, तो इस वक्त मैं थोड़ा वक्त फैमिली के साथ गुजारना चाह रहा हूँ और पानी फाउंडेशन का काम चल रहा है, और भी काम है, लेकिन एक्टिंग थोड़ा एक साल के बाद आऊंगा। तब से लेकर आज तक आमिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट से एक जोकर बन के रह गए। ऊपर से अब उनको 60 की एज में अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्च करना, उसके साथ लिव इन में रहने वाली बात को कन्फेस करना, इससे उनके पुराने काले कारनामे भी सामने आने लगते हैं, जैसे कि उनके ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ एक इलिजिट बच्चा जिसे आमिर ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। और तारे जमीन पर में बच्चों से प्यार करते करते दंगल के बाद वो रियल लाइफ बेटी यानी कि फातिमा सना शेख को बेडरूम तक में प्यार करने लगते हैं। और उसके बाद उनकी बेटी की बिगनी में पूरी फैमिली के साथ बर्थडे मनाना। रीना दत्ता, किरण राव दोनों से 5-10 साल में डिवोर्स लेने के बाद ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उनके साथ मस्त चिल करना। इसी पे लोगों ने कहा कि कैसे अपमानजनक कांड करता है ये लौंडा। मतलब अपने पीके कैरेक्टर यानी कि ठरकी छोकरों को उन्होंने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। और अभी रिसेंटली आमिर खान ने तो हद कर दी जब उन्होंने रणवीर कपूर और बाकी क्रिकेटर के साथ मिलकर बेटिंग ऐप तक को प्रमोट किया। मतलब आमिर खान टार्निश हिज ओन इमेज इन बोथ रील एंड रियल लाइफ। देखो SRK, सलमान जैसे स्टार्स भी गुटखा वगैरह प्रमोट करते हैं, लेकिन पब्लिक को उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग एक्टर है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप पब्लिक में अपनी एक अलग ही सोशल रिफॉर्मर वाली इमेज बनाते हो, उसके बाद ऐसे ऐसे कांड करते हो, तो पब्लिक को गुस्सा आना तो बड़ी कॉमन सी बात है। और ऐसा ही कुछ अक्षय के साथ भी होता है। विमल के ऐड के बाद किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं होती एक्सेप्ट अक्षय कुमार। सो करियर वाइज आमिर के फ्यूचर पर बात करने से पहले आपको एक बड़ी ही शॉकिंग बात बताता हूँ। हमें लगता है कि आमिर स्क्रीन पे कितने परफेक्ट दिखते हैं, सोशल इश्यूज पर किस तरह से एज एन इंटेलेक्चुअल होकर बात किया करते थे, लेकिन अंदर से आमिर भी काफी खोखले हैं। और इसके बारे में उन्होंने खुद ही बताया। व्हेन ही सेपरेटेड फ्रॉम रीना तो उनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि वह ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में खाना नहीं बल्कि दारू ऑर्डर करने लगे। मैं अल्कोहल को टच नहीं करता था। जब रीना और मेरा स्प्लिट अप हुआ तो रात को मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। आई कुडंट स्लीप एट नाइट, सो देन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग। तो वो आदमी जो बिल्कुल शराब नहीं पीता था, वो अगले दिन से एक पूरी बोतल पी रहा है। और यही नहीं, लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह से पीटने के बाद भी आमिर ने कन्फेस किया कि वो फिर 2 हफ्ते तक ठीक से सो नहीं पाए और वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी हुए। अब देखो, मुझे लगता है कि 60s में उनकी इस तरह की वियर्ड हरकतों का कारण कहीं न कहीं उनके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के फेलियर्स ही हैं। इसीलिए आज वो दूसरे स्टार्स की तरह रेलेवेंट रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर चाहे वो आदि मानव बन के चार्ज जैसी कोल्ड ड्रिंक का ऐड करना हो या फिर गरीबों का फकीर बना देने वाली गेम ड्रीम 11 का ऐड करना। अब कई लोग कहते हैं कि आमिर अपने लड़के के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट इसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि आमिर के ऐसा करने से ना ही उन्हें फायदा होने वाला है ना ही उनके लड़के को। अब सीधी सी बात है कि इतने दिन तक आमिर ने जो ढोंग किया, मेमने की खाल में जो लोमड़ी बने रहे, वो खाल आखिरकार उन्होंने आज उतार दी। तो अब आमिर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। अब देखो, आमिर खान को भी समझ में आ गया है कि बॉलीवुड का कोई माई का लाल और बाप का पीला उनका कमबैक नहीं करवा सकता, इसलिए अपना कमबैक कराने के लिए वो साउथ चले जाते हैं। और साउथ से भी टू बी स्पेसिफिक तमिल इंडस्ट्री, जहाँ से उन्हें गजनी जैसी फिल्म मिली होती है। तो अब की बार वो लोकेश कनगराज के साथ एक सुपर हीरो प्रोजेक्ट पे साथ में काम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आमिर लोकेश कनगराज के साथ ही रजनी सर वाली कूली में भी एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। इसके अलावा आमिर तारे जमी पर की सीक्वल सितारे जमी पर भी काम करने वाले हैं। और इस बार तो आमिर, सलमान और SRK आपको साथ ही अंदाज अपना अपना के सीक्वल में भी दिखाई देने वाले। और अगर सब सही रहा तो वो महाभारत जैसी फिल्म भी फ्यूचर में बनाएंगे।